This conference will now be recorded. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगो जो अल्लाह पर तकवा रखते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों की इस्लाह कर देगा, उनको ठीक कर देगा और पिछले गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें सही काम करने की हिम्मत अता करे और बीइंग अ मुस्लिम हम सही कामों को सर अंजाम दें। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पहली बात हम आज समराइज करेंगे कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस जो बायर है, जो अक्वायरर है, जिसको कोई एसेट मिल रहा है, उसकी किन बेसिस के ऊपर उसकी जो कॉस्ट है जब उसको मिला था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को ऐड किया जाए। इससे पहले हम बात करेंगे कि बोनस शेयर्स और डिविडेंड इन स्पेशी में क्या फ़र्क है और इनकी टैक्सेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा जी, आज डेट है जी 6 जून। अब जो शेयर्स किसी आपकी जो मोड ऑफ एक्विजिशन है उसके बहुत सारे मोड ऑफ एक्विजिशन हमारे इनकम टैक्स रूल्स के अंदर वो मेंशन्ड है, लेकिन उसमें जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें पहला ये है कि आपने शेयर जो अक्वायर किए वो मार्केट से परचेज किए, परचेज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, किसी भी मार्केट से आपने शेयर जो है ना वो अक्वायर। दूसरा ये होता है कि आपको आईपीओ इशू किए जाते हैं, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। आईपीओ यानी कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। डायरेक्ट यदि ये कंपनी डायरेक्ट शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, ठीक है। यहाँ पर तो ये है ना कि एक शेयर होल्डर ने दूसरे किसी साहब को एक्स को शेयर बेच दिए, तो ये सिचुएशन ये है। यहाँ कंपनी ही आपको डायरेक्ट शेयर इशू करती है, इसको हम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है शेयर्स अक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर दी, जाहिर बात है वो शेयर होल्डर बन चुका हुआ है, तो ये सिचुएशन भी इसमें मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद जो इसमें सिचुएशन आती है वो ये है कि कंपनी जो है वो राइट इशू करती है, शेयर नहीं इशू करती। एक लेटर आपको दिया जाता है, आपको एक राइट दिया जाता है कि चूंकि आप हमारे ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं, आपका नाम हमारी किताबों में लिखा हुआ है एज शेयर होल्डर, तो हम आपको राइट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1000 शेयर है और ये कहा जाए कंपनी हैज इशूड 10% राइट, इसका मतलब ये है कि मुझे 100 शेयर का राइट मिला। 100 शेयर का राइट दिया गया कि जनाब आप हमसे 100 शेयर आप ले सकते हैं, और ये पेड होते हैं, ये फ्री नहीं होते। और इसकी नॉर्मल जो प्राइस है वो मार्केट से कम होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 है तो हो सकता है कंपनी आपको उसकी ऑफर करे 70 के ऊपर के लिए। हम आप इस बात की आपको इजाज़त है कि आप हमसे 100 शेयर डायरेक्ट ले लें, हम आपको 70 पे। ये मैंने कहा ये पेड होते हैं। राइट शेयर के दो मोड होते हैं, या तो आप वो लेटर बेच दें, यानी मैंने शेयर की तरफ नहीं गया बल्कि वो जो लेटर मुझे मिला था राइट इशू का वही मैंने बेच दिया। ये मैं कोशिश करता हूँ नेट से आपको दिखाऊं लेटर ऑफ राइट इशू जो है वो क्या होता है।
कि देखिएगा यहाँ पर आप नेट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे लेटर्स मिलेंगे कि जिसके अंदर उन्होंने ये बात जो है वो कही होगी कि जनाब हम आपको इतने शेयर इशू करने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, ये किसी ने किसी पर काम किया हुआ। देखो, यूनिटी फोर्स लिमिटेड रिसीट ऑफ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ऑफ राइट इशू एंड रिक्वेस्ट फॉर एमएससी वीडियो और चीजें। बहरहाल आपको इसमें अगर आप नेट पे जाएंगे तो ये आपको लेटर मिल जाएगा। तो ये लेटर अलग से भी बिक जाता है, इसको कहते हैं सेल ऑफ राइट्स। सेल ऑफ राइट, जैसे आपको याद होगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर भी हमने ऐसी बात की थी कि एक एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दी जाती है शेयर एक्वायर करने की, वो ऑप्शन बेच देता है। तो एम्प्लॉय के लिए वर्ड क्या यूज होता है? ऑप्शन का। और शेयर होल्डर्स के लिए वर्ड क्या यूज होता है? राइट इशू का। दोनों तकरीबन सेम चीज है, फर्क ये है कि ये शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है और एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर वो एम्प्लॉय होता है। आप दोनों काम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो एक शेयर आपको दिए जाते हैं फ्री। आज हमारा जो टॉपिक है असल में वो है कि अगर फ्री शेयर दिए जाए कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर शेयर देखें ऊपर वाले जो मैंने शेयर लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है? पेड है, इसमें आपने कोई ना कोई पेमेंट की है। तो फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या क्या शेयर मिलते हैं? उसमें ए है आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, ये कंपनी देती है। सी ये है कि उसको हम बोलते हैं डिविडेंड इन स्पीशी। ठीक है, ये क्या चीज होती है पहले इसको जरा समझते हैं। शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। आप एक लम्हे के लिए अज्यूम करें कि आप पैकेजेस के शेयर होल्डर हैं, पैकेजेस लिमिटेड के शेयर होल्डर है। आपके पास जो है वो 1000 शेयर है पैकेजेस के। एक वक्त आता है कि कंपनी आपको ये कहती है कि जनाब आपको आप हमसे 100 शेयर पैकेजेस के आके ले जाए, यानी कंपनी ने फ्री, क्या फ्री आपको दिए जा रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड बोनस इशू। अच्छा, अब देखें, एक वक्त आता है कि पैकेजेस लिमिटेड जो है उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, यानी अगर आप पैकेजेस लिमिटेड की बैलेंस शीट देखें तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। तब यानी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर। पीटीसीएल में उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद उसने जो है वो बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर उसने ये इन्वेस्टमेंट की है। एक वक्त में कंपनी आपको शेयर देती है 50 पीटीसीएल के वाउचर्स इशू करती है। ये शेयर आप करें कि उसके उसमें आपको किसी कंपनी के शेयर जो इन्वेस्टमेंट की थी उसने आपको दी। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड इन स्पीशी। ठीक है, यानी इन काइंड आपको एक डिविडेंड दिया गया, ये इसका ट्रीटमेंट है। यानी बोनस क्या है कि कंपनी अपने ही शेयर आपको दे रही है फ्री, और डिविडेंड इन स्पीशी क्या है कि कंपनी किसी और कंपनी के जहां उसने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको दे रही है। ये बात। अब इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके मिलने के ऊपर क्या ट्रीटमेंट। जब आपको मिलेंगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन तो क्या ट्रीटमेंट होगा? नो ट्रीटमेंट। बोनस अगर आपको मिलेंगे जब तक आप बेचेंगे नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन डिविडेंड इन स्पीशी जो है ये आपका एफटीआर में चला जाएगा, यानी उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर आप टैक्स देंगे जो उस दिन
ठीक है, ये एफटीआर में फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। बस फर्ज करें कि आपको 100 शेयर दिए गए या 50 शेयर दिए गए और एक शेयर की उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 100 थी, तो टोटल कितना आ गया 5000 आपको बेनिफिट दिया गया इनटू 15% आपका जो है ये आपको कितना आएगा 750। ये आपको टैक्स जमा करवाना है, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये इतना आप टैक्स जमा करवाएंगे तो कंपनी आपको 50 शेयर इशू कर देगी। ये एक आ गया। ये पहली बात समझ आ गई कि अगर बोनस शेयर्स को आपको मिलेंगे तो आप इसका कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डिविडेंड इन स्पीशी मिलेगी तो एक्विजिशन के टाइम के ऊपर उसका टैक्स होगा। अब अगली बात करते हैं इसका डिस्पोजल के टाइम पे क्या होगा। डिस्पोजल के टाइम के ऊपर दोनों का कैपिटल गेन ही जनरेट होगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो वही तरीका इसके ऊपर सेक्शन 37 लगेगा, यानी 1 साल के बाद अगर डिस्पोजल हो रही है तो 25% एग्जाम्प्ट होकर नॉर्मल इनकम में ऐड होगा। और अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी है जिसके आपको शेयर्स मिले हुए हैं तो फिर ये 37A में एज अ सिक्योरिटीज ये उसमें टैक्स हो जाए। ये दोनों की सूरतों में बात कर रहा हूँ कि अगर ये और ये, अब इसका टैक्सेशन होगी कैसे वो सुनिएगा। देखिए अगर आपको बोनस मिले हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपको 100 बोनस मिले, बोनस जो होता है ना ये बोनस शेयर आपकी कॉस्ट को डिल्यूट कर देता है। क्या करता है, डिल्यूट करता है, कम कर देता है, पर शेयर की कॉस्ट को डिल्यूट करता है। इसको हम अलग अलग करते हैं। अज्यूम करें, एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्ज करें X1 में आपने इन्वेस्टमेंट दी कंपनी में 1000 शेयर। एक्चुअली मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है, मेरा वो कैलकुलेशन साथ करेगा। ठीक, और मैंने शेयर खरीदे थे 100 के, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी टोटल 1,00,000 रुपए X1 के अंदर। ईयर 2 आ गया तो कंपनी ने मुझे 100 शेयर्स और दे दिए, ठीक है, 10% मुझे बोनस मिला। इसकी कॉस्ट क्या है मेरी, नील, फ्री होंगे ना, मेरी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो चुके हुए हैं 1100, और इन 1100 की कॉस्ट कितनी है 1,00,000 रुपया। इसकी जरा एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये बात आपको समझ आ रही है, यानी पहले 1000 शेयर थे तो आपने असल में 1100 शेयर की कितनी पेमेंट की हुई है 1,00,000 रुपया, क्योंकि अगले जो नेक्स्ट आपको मिले हैं उसमें तो आपकी कॉस्ट नहीं है। तो आपकी पर शेयर एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट पर शेयर आप क्या करेंगे, कॉस्ट 1,00,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो कितनी कॉस्ट आ गई 90.9। सर आवाज प्रॉब्लम कर रही है। जी सर 90.9। नो सर आवाज काफी प्रॉब्लम कर रही है अभी। सर आवाज नहीं ज्यादा ठीक आ कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है सर।
अभी भी कट रही है आवाज मेरी? ठीक है सर। अब ठीक है? यस सर, अब यस ठीक। सर। आफाक, जी सर। चले ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एवरेज मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास 1000 शेयर थे। एक मिनट की बारिश शुरू होगी, जरा मैं थोड़ा सा मालूम, थोड़ा सा आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको होल्ड कर रहा था। This conference will now be recorded. जी शुएब, हम बात कर रहे थे कि बोनस शेयर्स हमें पहले शेयर्स मिले। आवाज आ रही शेयर मेरी? यस सर। हमने X1 के अंदर शेयर खरीदे थे 1000, उसकी कॉस्ट थी 100 पर शेयर, तो टोटल हमने पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की। उसके बाद हमें फ्री शेयर मिले, टोटल हमारे पास शेयर हो गए 1100 और कॉस्ट तो सेम रही, लेकिन अब इन 100 की वजह से कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। इसको शेयर जरा डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? 90.9। 90.9 पर शेयर। देखें, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपया, लेकिन बोनस के आने की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। आप फर्ज करें कि आप X2 के अंदर ही 200 शेयर बेच देते, यू सोल्ड 200 शेयर्स एट 120, 120 का आप शेयर बेच देते। अब इसका गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस कितनी है 200 इंटू 120 माइनस 200 इंटू 90.90, तो क्या गेन आएगा? फाइव 5820। हाँ जी, 5820। टोटल जी सर। 5820 ये आ जाएगा। अब अगर तो ये बोनस शेयर हुए प्राइवेट कंपनी के, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इनका होल्डिंग पीरियड क्या है। क्या कहा मैंने? अगर ये कम शेयर हुए प्राइवेट कंपनी के, तो फिर इसका होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा कि इसका होल्डिंग पीरियड क्या है। इसकी दो सिचुएशन हो सकती है कि एग्जामिनर आपको कहे, अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जिसके आपको बोनस शेयर मिले, वो कहता है ये 200 जो शेयर्स है ना, ये ओरिजिनल शेयर है, ये बोनस नहीं थे। जो आपके पास पहले थे ना, ये वही है। तो फिर इसका गेन कैसे आएगा कि आप करते 75% ऑफ 5820, तो क्या आंसर आएगा? 4365। ₹4365। दोबारा सुन लें, वो कहता है कि ये शेयर जो 200 मैंने बेचे हैं, ये बोनस शेयर से नहीं बेचे। वो जो पहले 1000 वाले शेयर थे ना, इन शेयर की डिनोमिनेशन होती है, इनका नंबर होता है। वो कहता है ये मैंने पहले वाले बेचे हैं, ये मैंने दूसरे बोनस शेयर्स नहीं बेचे। तो चूंकि इनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो आप उसका 75% ले लेंगे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, इसमें 100 शेयर ओरिजिनल थे और 100 शेयर जो थे वो बोनस, मैंने वो भी सारे बेच दिए हुए। अब 100 शेयर को तो 1 साल पूरा नहीं हुआ ना, ये देखें, आपने X2 में आपको बोनस मिला, X2 में ही आपने बेच दिया। उस सूरत में क्या होगा कि आप जो 100 का गेन है वो अलग कैलकुलेट करेंगे, 75% उसका लेंगे और इन 100 का 100% करेंगे। मसलन उसका गेन अब कैसे होगा? जो ओरिजिनल शेयर्स है आप करेंगे 100 इंटू 200 उनकी सेल प्राइस माइनस 100 इंटू 90.9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75% के साथ। और ये जो बोनस थे इसको आप जस्ट करेंगे 100 इंटू 200 माइनस 100 इंटू 90.9। ठीक हो गया? इसका जरा गेन कैलकुलेट कीजिएगा। और फिर 8183। 75 8183 नहीं आ सकता बेटा।
क्योंकि 200 का तो 5200 आपने मुझे बताया, तो 100 का तो इतना नहीं आ सकता 8183। सर मैंने या तो 75% लेके बताया। कितना आंसर आ रहा है? 8183। ये नहीं बेटा, आपने अगर ऊपर मुझे 200 शेयर का गेन अगर मेरे पास 5000 आ रहा है, तो 100 शेयर का कैसे 8000 आ सकता है? या तो ऊपर वाली फिक्र गलत है फिर, या तो ये फिक्र गलत है। देखिए ना, 200 शेयर में बेचता हूँ, ये सॉरी 120 था, मैं यहाँ ये गलत कर गया हूँ। ये देखिए, ये था 120, 200 नहीं था, ये शेयर थे 120 का, ये मैं गलत इसको कर गया। जी 2183। ₹2183, और इसका बोनस का जो है, इसको डिवाइड कर लो 0.75 पर, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा आ रहा है सर 2910। 2910 टोटल क्या, इन दोनों का टोटल करो। 5093। 5093। तो हमारा नटशेल क्या हुआ कि अगर ये कंपनी बोनस शेयर जो है वो सिर्फ क्या काम करेंगे कि आपकी, अगर इसी चीज को आप फोकस करें, ठीक है, इसी चीज को आप फोकस करें ना, तो आपका मसला हल हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को अगर आप देखें कि भी बोनस शेयर ने प्राइस को रिड्यूस करना है, उसके बाद वही नॉर्मल रूल जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, आप 15 बच्चों ने सिर्फ अभी जो है वो टेस्ट दिया, जो कल मैंने भेजा है, जो MCQs भेजे हैं, बेटा वो करेंगे तो आपको फिर समझ आनी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बड़ी मेहनत से मैंने वो क्वेश्चन बनाए हुए। सर हाँ उसमें जी प्रॉब्लम्स काफी आई हैं सर। बेटा, मैं वही इसीलिए तो मैंने भेजे हैं। जिसने किए होंगे तो उसको प्रॉब्लम आएगी ना, जिसने किया ही नहीं है तो उसको क्या प्रॉब्लम आनी है? बंदा कारोबार करेगा तो उसे समझ आई ना कारोबार में क्या मसाइल है। जिसने किया ही नहीं उसको क्या समझ आनी है? मसलन वो बंदा जिसके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, उससे वो ये हो नहीं सकता आप में से हर एक के 20 नंबर उसमें से आ जाए, लेकिन वो चीज आपके कॉन्सेप्ट को सीधा कर देगी। ये मैं आपको बताऊं, अगर आप उसको सोच के करेंगे ना उन क्वेश्चंस को, तो वो आपको किसी किताब में वो क्वेश्चन नहीं मिलने जितनी सराहत के साथ मैंने उनको बनाया हुआ है। इसके ऊपर बड़ी मेहनत है मेरी। आप नहीं मेहनत करेंगे तो मेरी मेहनत का क्या फायदा भाई? तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको सबमिट तो करें ना, करके देखें तो सही कि आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं। जी, तो जब आपके पास बोनस आ जाएंगे, इसके भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के भेज देता हूँ, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ ताकि अंग्रेजी इसकी लिखे हुए। ठीक है जी, तो हमें ये मिल गया। पहली चीज ये समझ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें। और अगर दूसरी बात ये है कि अगर ये शेयर्स हो, एग्जामिनर आपको ये कहे कि ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे, पब्लिक कंपनी के शेयर्स थे, तो उसका गेन तो वैसे ही आएगा, गेन तो वैसे ही आएगा, सेल प्राइस माइनस, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सेल प्राइस क्या है कि 200, वहां पर आप इसको अलग अलग नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि नॉर्मल इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इतना ज्यादा फर्क ना हो कि कोई शेयर 1 जुलाई 2016 के पहले वाले हो और कुछ शेयर 1 जुलाई 2016 के या उसके बाद वाले हो, फिर हो सकता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में इसका गेन तो एक ही तरह से गेन में कैलकुलेट करने में कोई फर्क नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ, माइनस आप उसकी जो कॉस्ट है 200 शेयर्स इंटू 120 माइनस 200 शेयर्स इंटू 90.9, इसमें ऐसे ही गेन कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, ये बात थी बोनस शेयर्स की। समझ आ गई आपको? बोनस शेयर क्या करेगा? एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी प्राइस को रिड्यूस कर देगा,
इसकी प्राइस 0 थी, इसकी ऊपर चली गई 90.9 पे, इनकी प्राइस 100 थी तो इनकी प्राइस नीचे आ गई 90.9 पे, तो दोनों की प्राइस एक ही हो गई। इसने आने के बाद दोनों की प्राइस क्या हो गई? दूध में पानी डाला, देखा कभी लोग दूध में पानी डालते हैं? दूध में पानी डालते हैं कि नहीं, जिसको डेल्यूट कहते हैं, डेल्यूशन। यस सर। अगर आपका जो मिल्क है उसकी प्राइस फर्ज करें कि 100 पर लीटर है, और वाटर की प्राइस क्या है, वाटर की प्राइस फर्ज करें 0 पर लीटर है, फ्री मिला आपको। जब आप उसके साथ मिक्स करेंगे तो दूध कितने रुपये बिकना शुरू हो जाता है? दूध वो वाला, आपको पानी वाला दूध जो है वो कहेगा जनाब ये आप मेरे से 80 रुपये पर लीटर ले जाए। क्या हुआ? वो जो दूध था 100 वाला वो नीचे आ गया 80 पे, और पानी 0 वाला भी 80 पे चला गया। ऐसे हुआ कि नहीं? तो समझ लें कि इस फ्री चीज़ में आके उसकी प्राइस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बाकी सारे प्रोसीजर्स वही लगेंगे। अब आते हैं डिविडेंड इन स्पीशी के ऊपर। इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास X1 में पैकेजेस के शेयर्स थे, पैकेजेस लिमिटेड के शेयर थे आपके पास 100, 1000 और प्राइस थी उसकी 100। तो आपकी कॉस्ट क्या थी? 1 लाख रुपए। X2 के अंदर कंपनी ने, पैकेजेस लिमिटेड ने आपको वापडा के शेयर दे दिए। उसने आपको 100 शेयर वापडा के दिए, कैसे? फ्री। और उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। उस दिन जो आप टैक्स पे करेंगे, जो विद होल्डिंग टैक्स आपका जो कलेक्शन होगी, फर्ज करें कि उस दिन वापडा के शेयर की प्राइस थी 200, ये उसकी सेल प्राइस थी, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, तो कितनी होगी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू? उन शेयर की टोटल फेयर मार्केट वैल्यू होगी 20,000। तो वो आपसे कहेंगे जी इसका 15% प्लीज टैक्स जमा करवा दें। तो कितना टैक्स आप जमा करवाएंगे? 3000 3,000। सर, 3000। ठीक है, 3,000 आप ये टैक्स जमा करवा देंगे। ये आपकी अमाउंट वाइट होगी। कितनी अमाउंट हो गई? 20,000 रुपया। अब आप अज्यूम करें कि X2 में ये आपने शेयर बेच दिए, तो यही जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि इस पर टैक्स लग गया हुआ है ना। अब फर्ज करें कि आपने ये जो शेयर्स हैं, मैं आप देखें, अब यहाँ पर ये अलग शेयर है, ये अलग शेयर है, यानी ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट शेयर है। ये वापडा के हैं, ये पैकेजेस के हैं, इनका आपस में मिक्स नहीं कर सकते आप इनको, और ना ही टैक्सेशन के अंदर आपको कोई इशू इसको ला सकते हैं। अब आप फर्ज करें कि आपने वापडा के शेयर जो थे वो 100 आपने बेच दिए उसी साल, ठीक है, वो आपने बेच दिए 220 के, ठीक है। अब इसका गेन कैलकुलेट करते हैं, तो गेन इसका आएगा, सेल प्राइस है जी 100 शेयर इंटू ₹220 माइनस 100 शेयर्स इंटू ₹200। ये कौन सी है? ये पेमेंट नहीं है, ये उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है जब आपको शेयर्स मिले थे। ठीक होगी बात? अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 2000। ये आ गया जी 20, डायरेक्ट 2000 आ गया। यस तो सर। आपका जो नेट गेन आ गया 2000 आपका गेन आ गया। ठीक है, ये बात यहाँ पर थी। तो डिविडेंड इन स्पीशी जो है वो आपकी कॉस्ट क्या करेगा? उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट बन जाएगी। जरा इसको मैं समराइज करती हूँ कि जिस दिन आपको डिविडेंड इन स्पीशी मिलेंगे, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी नेक्स्ट जब बेचेंगे उसके लिए डीम्ड कॉस्ट गिनी जाएगी, और फर्दर अगर आपने इसी को पेमेंट किया है तो इस कॉस्ट में ऐड कर दी जाएगी। जबकि बोनस शेयर क्या करते हैं, ये आपकी एग्जिस्टिंग शेयर की प्राइस को डाइल्यूट कर देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर की प्राइस को डाइल्यूट करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि बोनस शेयर जब मिले तो वो एग्जेम्प्ट होंगे, बोनस शेयर का मिलना एग्जेम्प्ट है, जबकि इसका मिलना ये टैक्सेबल होगा। ये दोनों में फ़र्क है। अब सवाल ये है कि क्या ये डिफरेंस आज तक एग्जाम में आया हुआ है? जी बिल्कुल नहीं आया।
आज तक ना फाइनल में पूछा गया है, ना इसको आपके लेवल पे पूछा गया है, तो जारी बात इसके चांस भी कम होंगे। लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट इसका आपसे पूछा जा सकता है, आपको स्पेड डिविडेंड स्पीशी दिया जा सकता है और आपको बोनस शेयर दिए जा सकते हैं, तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसका वो करवा लूँ। कल एक छोटी सी मीटिंग करके जो हमारा टेस्ट था वो हम कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और चीज है कि अब मैं उन एसेट्स को लिस्ट करने लगा हूँ जहां पर कि हमारी कॉस्ट इक्वल होगी फेयर मार्केट वैल्यू के। क्या कहा मैंने? जहां पर हमारी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू, जहां पर हमने कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, वो क्या क्या सिचुएशन है, मैं वो सिचुएशन सारी आपके सामने रखने लगा हूँ। Under what circumstances the F&B of an asset shall be treated as cost for next किन किन हालात के अंदर जो है वो हमारी वो जो कॉस्ट होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू किसी एसेट की वो गिनी जाएगी। सबसे पहले चलते हैं जी हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो था एम्प्लॉय शेयर स्कीम का। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर उसमें जिस दिन आपको शेयर मिले, यू रिसीव द शेयर, एक्वायर्ड, और रिस्ट्रिक्शन, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी अगर उस पर थी वो विड्रॉ कर ली गई, तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी हमारी वो डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, आज हमने पढ़ा कि डिविडेंड इन स्पीशी के केस के अंदर उस डिविडेंड अगर स्पीशी मिलेगा तो उस सूरत में भी आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इज इक्वल टू हो जाएगी कॉस्ट के। ये दूसरी सिचुएशन होगी हमारी। ठीक है जी। उसके बाद एक हमने चीज डिस्कस की थी एग्रीकल्चरल इनकम की। कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को फर्दर उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, बिजनेस में यूज कर लेंगे या किसी जगह पर, तो उस प्रोसेस की जो सेल होगी उसके अंदर उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जब आपने उसको एम्प्लॉय किया वो आपकी कॉस्ट बन जाए। समझ आई? तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर, डिविडेंड इन स्पीशी के अंदर और एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई याद हो तो मुझे आप बता सकते हैं कि और क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट बन जाएगी। ये दो तो मुझे भी जुबानी याद है। अच्छा हाँ, इसके बाद है अंडर नॉन फिनिशिंग रूल्स कि अगर आपको वो मिलेंगे कैपिटल एसेट्स रिसीव अंडर गिफ्ट, सिर्फ कैपिटल एसेट की बात है, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, और तीसरी चीज थी उसमें डिसोल्यूशन। स्पाउस टू लिव अपार्ट में नहीं है। सिर्फ तीन सर्कमस्टेंसेस में अगर कैपिटल एसेट्स आपको मिलेंगे तो उस सूरत में भी उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कंसीडर की जाएगी।
ये ट्रीटमेंट इसमें होगा। ठीक है जी, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि अगर मोड ऑफ एक्विजिशन में ये चीज आ जाए तो इसको कैसे लेकर जाए। ओके, अच्छा, अब आपकी किताब में एक है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। क्या आप एसेट्स की पेमेंट जो है वो कैश में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिएगा, एक इन्होंने इस कंपनी ने जो हमारी खान साहब है, इस गवर्नमेंट ने एक नया रूल इशू किया कि आपने एसेट की पेमेंट अगर प्रॉपर चैनल से ना पे की तो क्या किया जाएगा, उसको जीरो ट्रीट किया जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए थे, मेरा ख्याल करवा भी दिए थे क्लास के अंदर। आप लोग ठीक है माशाल्लाह सारे ही? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह ताला से अल्लाह का शुक्र। ये आ गया दिस वन, सेक्शन 75। ये सब के लिए है, सिर्फ कैपिटल एसेट्स के लिए नहीं है, सब के लिए है। तो कहते हैं जी, फॉलोइंग एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल। यानी आप इन एसेट्स को अगर एक्वायर करेंगे तो कैसे करना है आपने, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना। ये बात ज़हन में रखिएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू आप इसको एक्वायर करेंगे। जी बारिश शुरू हो गई। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 5 मिलियन। ये फेयर मार्केट वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि डीसी की या एफबीआर की। अगर ये 5 मिलियन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख तक की लैंड और बिल्डिंग की आप पेमेंट कैश में कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा की पेमेंट आप करेंगे तो वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी पड़ेगी। अदर एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ गई भाई, डिप्रिसिएबल एसेट्स आ गए, आपके कैपिटल एसेट्स आ गए, वो भी। अच्छा, उनकी लिमिट क्या है, 1 मिलियन। दोबारा सुन लें, अगर आप पाकिस्तान में लैंड और बिल्डिंग खरीदें तो 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करनी है तो बैंक के थ्रू करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इसके अलावा कोई एसेट्स हैं, आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड परचेज कर रहे हैं, कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, तो वो 10 लाख तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या 2 ट्रांजेक्शन में कर दें। नहीं नहीं भी, 2 ट्रांजेक्शन में नहीं करनी, वो एसेट की जो वैल्यू है वो आपने पेमेंट करनी है। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी मैंने ज्वेलरी पहले जो 5 तोला खरीदी थी, अब मैंने 10 तोला अलग खरीदी, अब 10 तोला अलग अलग मुख्तलिफ डेट्स में खरीदी है, तो जाहिर ही पता है फिर वो इस एम्बिट में तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रांजेक्शन की है तो उसकी सूरत में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ना करें, मसलन आपसे कहा गया कि भी ये सिग्नल है, अगर रेड सिग्नल होगा तो आपने रुकना है, ये तो आपको बता दी गई कि ये कानून है। ये क्या है, कानून। आप कहते हैं अच्छा भी मैं अगर नहीं रुकता तो वो आगे आ रहा है चालान। क्या आपको नुकसान होगा, आपका कैसे चालान किया जाएगा, ये अगली बात आपने सुननी है। आपको पेनल्टी क्या पड़ेगी, चालान क्या होगा। चालान मिलता है ना, टिकट मिलती है, वो है, इफ द above asset is not purchased not through banking channel then the asset shall not be eligible for tax depreciation। अगर तो ये डिप्रिसिएबल एसेट है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, अगर अमोर्टाइजेबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन नहीं मिलेगी। आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग परचेज की फॉर एग्जांपल, और आपने क्या किया कि फैक्ट्री की बिल्डिंग के ऊपर पेमेंट कर दी आपने 10 करोड़ रुपए की कैश के थ्रू, तो अब आप उसकी डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, पहली चीज हो गई। दूसरी, द कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज जीरो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनी गेन और सेल ऑफ द एसेट। अब जरा सुनिएगा कैसे। देखिए, मैंने एक एसेट परचेज किया, मैंने 10 मिलियन का, ठीक है, और उसके बाद वो एसेट मैंने, ये मेरा परचेज है,
ठीक है, अब मैंने इसको सेल कर दिया आगे, तो सेल मैंने किया, फर्ज करें इसको 11 मिलियन का, तो गेन कैसे मेरा कैलकुलेट होगा, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू, तो ये मेरा टैक्सेबल गेन आएगा। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने ये पेमेंट कैश में कर दी तो फिर मेरा गेन कैसे कैलकुलेट होगा, देखिएगा, फिर मैं गेन ऐसे कैलकुलेट करूंगा, सेल प्राइस 11 मिलियन माइनस नील। ये नील क्यों हुआ 10 की बजाय, क्योंकि मैंने पेमेंट कैश में कर दी थी। तो अब गेन कितना आएगा, 11 मिलियन। तो तब ये सारी साफ हो जाएगी, यानी कॉस्ट का जीरो हो जाना वो सारे का सारा गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉ कहता है कि आपने खरीदा, मुफ्त आपको मिला, फ्री में मिला है, इसलिए ये आगे नहीं जाएगा। आजकल वो जो बना हुआ है ना, एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ है बेनामी का, टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसका भी एक काम है, वो ये करता है कि अगर किसी साहब ने अपना कोई एसेट अपने मुलाजिम के नाम पे रखा हुआ है ना, जैसे अभी इशू आए थे, यानी हर हमारी पिछली गवर्नमेंट ने जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने एसेट जो थे वो, जैसे आप, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का भी आजकल इशू करंट चल रहा है, बेनामी इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, कि आपने किसी, थी आपकी ट्रांजेक्शन किसी और के नाम पे की हुई है, तो गवर्नमेंट के पास एक हक होता है कि वो आपका एसेट खुद रख सकती है। मसलन मैं इमरान शहजाद कहता हूँ जी मेरे पास एक प्लॉट है डीएचए में, लेकिन मैंने अपनी इनकम डिक्लेयर ही नहीं की, वो मैंने अपने घर के मुलाजिम के नाम पे रखा हुआ है। डिपार्टमेंट को पता चल गया, डिपार्टमेंट मेरे से पूछते जी आपका एक प्लॉट है डिफेंस में, मैं कहता जी कोई भी नहीं है, कहते अच्छा नहीं है, वो कहते ठीक है। उस बंदे के पास जाते हैं, कहते तेरा कोई प्लॉट है डिफेंस में मेरे मुलाजिम के पास, कहता जी नहीं मेरा, उसे पता ही नहीं है, तो कहते हैं मेरा भी नहीं है, कहते अच्छा ठीक। वो कहते हैं उसने भी कहा मेरा नहीं है, इसने भी कहा मेरा नहीं है, फिर ये हमारा है। तो वो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के पास राइट है कि गवर्नमेंट वो खुद रख लेगी और उनको फिर पेमेंट, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक तो ये नुकसान कि उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, दूसरा ये नुकसान कि अगर आप उसकी, हाँ 50 लाख और 10 लाख तक की पेमेंट आप कर सकते हैं, ये सिचुएशन दो इसमें मौजूद है। आगे समझिए, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से, अच्छा ये आप ना इसको कीजिएगा, ये लॉस, ये जो है ना वॉश सेल, क्रॉस सेल वगैरह, ठीक है, ये फाइनल में सिर्फ एक दफा आया हुआ, ये रूल्स है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको तैयार करने का तरीकेकार क्या है, यानी मैं अपने सीए के अंदर इन चीज़ों को कैसे तैयार करता था। इससे पहले आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर मेरे से पूछें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से सर पूछ वो सकते कल हैं, मैं थोड़ा सा टेस्ट के साथ जो आपने क्वेश्चंस दिए थे काइंडली वो भी डिस्कस कर दीजिए। टेस्ट के साथ 8.1 जो है, नहीं नहीं सर, जो आपने वो एमसीक्यूज की सूरत में बनाया है कल। वो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मिले हैं आपको, जी सर, वो सॉल्व किए थे तो सर उनमें काफी प्रॉब्लम आ रही। कितने आपके आपके कितने मार्क्स आए अफाक उसमें? सर मेरे तो 8 आए हैं सर, 8/20। और कोई स्टूडेंट जिसने दिया हो टेस्ट? मैंने ये सर सारे थे ना आपने? मैंने भी दिया था, मेरे 12 आए थे। सर मैं आज ही 12 हुआ दिया था, 8 मार्क्स आए थे। हाँ बेटा, उसको जब तक आप करेंगे नहीं उस वक्त तक इशू नहीं होगा। अच्छा, उसके अंदर एक इशू है जो मैं आपसे सॉरी डिस्कस ही नहीं कर सका, वो क्या है कि अगर आपने एसेट, अगर आप एसेट जो है वो अपने एसोसिएट से परचेज करेंगे, ये बात याद रखिएगा, परचेज फ्रॉम एसोसिएट। एसोसिएट यानी इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, एसोसिएट से मुराद आपका बाप, जैसे हमने वो रिलेटिव की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, आपका बाप, आपका भाई, आपका दादा, बीवी, बहू, ये सारे एसोसिएट कहलाते हैं। अगर उनसे परचेज, एक है ट्रांसफर होना, देखें एसेट जो है वो आपको एसोसिएट से गिफ्ट मिल सकता है, विरासत में मिल सकता है, गिफ्ट, इनहेरिटेंस से एसोसिएट से मिल सकता है। उसकी आपकी कॉस्ट क्या होगी, अगर वो है वो अपना कैपिटल एसेट है, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपने अपने एसोसिएट से एसेट परचेज किया है, मैं बात क्या कर रहा हूँ, परचेज,
यानी उसमें आप क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आपने अपने बाप से एक शेयर खरीदे, बिल्डिंग खरीदी है अपने बाप से। यानी बड़े घरों के अंदर ये आजकल प्रॉब्लम रहती है कि 4 बेटे हैं और उसके बाद क्या है कि लड़ाई पड़ गई है, ये मेरा है ये मेरा है। बाप जो है वो 2 बेटों के साथ हो गया, 2 बेटों को घर से चित्तर मार के निकाल दिया, दफा हो जाए इधर से। उसमें से एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि भी अच्छा ये बिल्डिंग जो है ये आप मुझे दे दें। तो कहता है जितने की दूंगा, विरासत में कोई नहीं, कोई गिफ्ट नहीं है। तो जब ये बिल्डिंग खरीदी जाएगी तो उस वक्त उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। कॉस्ट इज इक्वल टू, ये भी बेशक उस लिस्ट में ऐड कर लें। तो कहाँ की हमने लिस्ट बनाई, ये इसके अंदर भी हम इसको भी ऐड कर लें कि एसेट परचेज फ्रॉम एसोसिएट। ये पिछले दिनों फाइनल में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो उसकी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी कॉस्ट होगी। मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, देखें आपने परचेज किया, आपने अपने बाप को पेमेंट की उसकी 100 की, 100 की, लेकिन उस एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो फॉर एग्जांपल थी 70। ठीक है, फेयर मार्केट थी और आपने 100 की पेमेंट की, तो आपकी कॉस्ट क्या कंसिडर की जाएगी, फेयर मार्केट। इसमें विच एवर इज हायर का रूल नहीं लगना, वो फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट से कम है या ज्यादा है आप उसी को ही लेंगे, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये 5 आ गए हमारे सामने कि जब फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एसेट की कॉस्ट के इक्वल ली जाएगी। इट्स ओके। सर अगर कोई एसेट एसोसिएट से खरीदा जाए और फिर जब उसको सेल करेंगे तो फिर उसकी कंसिडरेशन को उसकी सेल प्राइस कंसीडर करेंगे या फेयर मार्केट वैल्यू को? बेटा जो सेल करेंगे उसके ऊपर तो मैंने कोई ऐसा रूल नहीं बताया, सेल प्राइस के ऊपर तो नॉर्मल प्रोसीजर ही लगेंगे। सेल जब आप करेंगे तो सेल ऐसी होगी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो ये तो आपकी कॉस्ट बन चुकी हुई है, तो सेल आपने फर्ज करें इसको बेच दिया 150 का, तो कॉस्ट कितनी है इसकी 70। तो ये आपका गेन इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये गेन आपका कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। सेल प्राइस का तो वही रूल है, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर उस दिन की जो है ये आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि मैं इन जो थी वो कॉन्सेप्ट की तैयारी कैसे करता था, तैयारी कैसे करता था, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसी की क्लास तो नहीं है? सर है लॉ की। अच्छा सर लॉ की है। अच्छा जी, एक मिनट बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखें इसके अंदर मैं कंटेंट एनालिसिस जो है वो मैं करता हूँ। इसके कंटेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, मैं क्या करता था जब मैंने अपना पूरा कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेना, जैसे मैंने कैपिटल गेन का चैप्टर कंप्लीट किया, तो मैं अपने दिमाग से उसकी समरी तैयार करता था कि मैंने पढ़ा क्या है। ये बात इतनी भी इम्पोर्टेंट है कि जितना झूठ बोला जा सकता है पाकिस्तान के अंदर उतनी ही इम्पोर्टेंट। समझ आई? कंटेंट एनालिसिस के मैंने पढ़ा क्या है, मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एसेट्स। वो याद है वो एक बच्चा क्या नाम था उसका, उजैर, जिसने अभी 5 पेपर पास किए हैं हमारे इसमें कैप्स कॉलेज में से। जियाउल्लाह सर। जयाउल्ला सर जियाउल्लाह, जी बिल्कुल जियाउल्लाह। वो उस बच्चे को मैंने ये बात कही थी तो कहता था कि सर मैं करूंगा, और वो करता था और मुझे समरी भेजता, तकरीबन रोज मुझे समरी भेजता था वो कि सर आज जो आपने पढ़ाया मैंने उसकी समरी तैयार कर दी, सर आज जो आपने पढ़ाया। उसने तकरीबन तमाम चीज़ों की एक उसने बड़ी मेहनत की थी। यानी उसका अगर आई कैप ने नाम स्पेशल अपने रिजल्ट के अंदर मेंशन किया है कि इस बच्चे ने इस अटेम्प्ट में 2 ही स्टूडेंट थे, एक कैप्स का था एक और कोई स्टूडेंट था, उसने पास किया, तो उसकी अपनी मेहनत भी बड़ी थी। इसलिए मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता होता हूँ कि देखें बच्चे की अपनी मेहनत है। वो जियाउल्ला जो किसी और कॉलेज में पढ़ रहा होता तो उसके वहां उसने 5 उड़ा देने थे। समझ आई ना? तो ये स्टूडेंट के ऊपर भी बड़ी बात उसकी काउंट कर, टीचर ने तो उसको गाइड ही करना है ना, बाकी स्टूडेंट के ऊपर बड़ी बात काउंट करती है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कैपिटल एसेट में, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एसेट्स। ठीक है, आप ये व्हाट इज मेंट बाय नाम भी लिखे, शॉर्ट भी लिख सकते हैं कैपिटल एसेट।
दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी सिक्योरिटीज क्या होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज के बाद मैंने आपको स्पेशल एसेट्स पढ़ाए थे, स्पेशल आइटम्स, जहां पर गेन हो सकता है ओनली, ठीक है। उसका रेफरेंस अगर याद करना चाहे तो 38 सब सेक्शन 5 ऑफ 38। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें मैं क्या करता था कि मैं इसके आगे छोटे छोटे ना आगे पॉइंट्स लिख लेता था। वैसे सिक्योरिटीज है तो मैंने लिखना कि ये 37 एक ही आइटम्स है, दूसरा ये सेपरेट ब्लॉक में है, ठीक है। इसके ऊपर लिख लिया इसमें गेन हो सकता है, इसके ऊपर ये भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, और इसके आगे लिख लेना 4 ईयर 8 ईयर। ये ऐसे ही मैंने, यानी इससे इस लाइन से मुझे समझ आती थी 4 और 8 साल से क्या मुराद है, कि बिल्डिंग 4 साल के बाद एग्जाम्प्ट होगी और ये 8 साल के बाद एग्जाम्प्ट होगी। इसी तरह इसके आगे मैंने डेट लिख लेनी 1 जुलाई 13, और ऐसे एक साइन बना लेना, यानी सिक्योरिटी जो है वो जो इस डेट को एक्वायर की जाएंगी, इससे इससे पहले एक्वायर की जाएंगी, वो एग्जाम्प्ट होंगी। कैपिटल एसेट के आगे मैंने लिख देना सिद्धू इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ये मैंने ऐसे साइन बनाते जाना जिससे पढ़ के मुझे पता चलेगा। उसके बाद मैंने इसमें लिखना कि जी गेन क्या होता है। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस कंसिडरेशन माइनस कासिम पानी पिलाना यार, कंसिडरेशन माइनस उसकी कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखना कि ये कंसिडरेशन से क्या मुराद है। कंसिडरेशन को मैंने एलेबोरेट कर लेना कि कंसिडरेशन मीन सेल प्राइस, कंसिडरेशन मीन उसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। कंसिडरेशन यानी जो जो कंसिडरेशन में आपने पढ़ा है ना इसके अंदर, उसकी इंश्योरेंस वैल्यू, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख लेनी। फिर कॉस्ट के अंदर क्या हमने पढ़ा कि उसकी परचेज प्राइस, ठीक है। उसके बाद उसकी जो थी वो कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर नोशनल एक्सपेंसेस, और बाद सिचुएशन में जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है एसेट की वो भी उसमें ऐड की जाती है। समझ आई ना? तो ये मैंने एक बना के रख लेना कि अच्छा यार गेन के ये पॉसिबल रीजन इसकी हो सकती है। और इसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी 6th में, और क्या हमने इसमें डिस्कस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आज मैंने जैसे बैंकिंग चैनल का पढ़ाया, पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। उसके बाद आपको एक चीज पढ़ाई थी नॉन रिकग्निशन रूल्स, रूल्स अंडर सेक्शन 37, और फिर मैंने पढ़ाया था नॉन रिकग्निशन रूल्स अंडर सेक्शन 79। इसके ऊपर मैंने लिखना अक्वायरर का क्या मोड होगा जिसको मिलेंगे, और इसमें जो अक्वायरर होगा उसके साथ क्या होगा। फिर इसमें लिखना कि अगर एक्वायरर जब उन एसेट को डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, और फिर इसका डिस्पोजल का क्या ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, मैं करता क्या था, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं करता ये था कि जब मैंने मतलब फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस पे चला गया, अब मैंने कैपिटल गेन्स को रिवाइज करना है, तो मैं क्या करता था उस पेज को निकालता था। ये मेरी एक छोटी सी ना कॉपी होती थी जिसके अंदर मैंने तमाम चैप्टर के कंटेंट्स बनाए होते थे। मैं ऐसे पकड़ किताब बंद करनी और मैंने कहना कि कैपिटल एसेट, तो मैंने खुद रिवाइज करना। अच्छा, मैं लिखता बहुत था, ये मेरी आदत रही है, आपने अभी भी देखा होगा मैं बहुत लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो मैं लिखता बहुत था, मैंने लिखना जी कैपिटल एसेट में कहना कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल्स। ये मैंने कहा हाँ मुझे याद होगा, तो मैंने इसके ऊपर टिक लगा देना। फिर मैंने कहा जी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मीन पब्लिक कंपनी शेयर, डेरिवेटिव्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, पिटिशन वाउचर, मैंने कहा हाँ ये भी याद होगा। अच्छा, इसके साथ मैंने फिर अगर कोई क्वेश्चन करना होता
होता था ना तो मैं लिखा था इसके साथ मैंने ये वाला क्वेश्चन करना और फलां पेज के ऊपर है वो मैंने इसके साथ करना है। अच्छा, अगर करते हुए कोई चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम आ जाती तो मैं उसके साथ यहाँ पर एक स्टार लगा लेता कि ये चीज़ मुझे दोबारा रिवाइज करते हुए भूली है। क्या हुआ है, ये मुझे भूली है, तो मैं उसके साथ स्टार लगा लेता। फिर उसको मैं किताब से जाके पढ़ता कि इसमें क्या लिखा होता है और क्या गलती की। मैं सारा रिवाइज करता तो कुछ आइटम्स के ऊपर स्टार लग जाता, कुछ के ऊपर मैं वैसे ही याद करता। उसके बाद होता कि जब मैं दोबारा तीसरी दफ़ा रिवाइज करता तो वो स्टार वाली आइटम अगर दोबारा तंग करती तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता कि ये वाली आइटम मैंने अब एग्जाम के दिन भी पढ़ के जानी है क्योंकि ये मुझे तंग कर रही है, मेरे जहन में बैठ नहीं रही, यानी ये अब मेरे लिए क्रिटिकल हो गई है, अब इसको मैंने एग्जाम में भी याद करके जाना है। इस तरह से मैं याद करता। फिर उस चैप्टर के नीचे मैंने कहना कि एग्जाम वाले दिन कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक है रिवीजन, रिवीजन तो मैं सारी करता था। फिर एग्जाम वाले दिन मैंने कोई एक दो क्वेश्चन लिखे होने कि ये मैंने एग्जाम वाले दिन मैंने क्वेश्चन 8.1 करना है, या सर ने कोई दिया, फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने अगर कोई लीव दिया हुआ है, कोई नेट से मिल गया, तो उसकी फोटोकॉपी करवा के मैंने किताब के साथ उसी जगह लगा देनी, ताकि एग्जाम वाले दिन इतना भी टाइम मेरा ज़ाया ना हो कि मैं किताब को खोलूं, बल्कि वहीं से वो कॉपी अलग लगी होनी मेरी किताब के साथ या नोट्स के साथ, और वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यानी बड़े उससे, तो इससे क्या होता था कि मेरे एक कॉन्फिडेंस जनरेट होना मेरे अंदर कि हाँ यार ये मैं काम जो है ये कर रहा हूँ और उसकी ये सिचुएशन समझ आ रही है। तो आप कभी भी अपने कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो आपको इतना भी फायदा मिलेगा कि आप हैरान होंगे। और थ्रू आउट लाइफ, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये जो आप मेडिसिन देते हैं ना हमें, ये इतनी ज़बरदस्त है कि हमारा सीए इसने क्वालिफाई करवा दिया। क्वालिफाई तो अल्लाह ने करवाना है, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो हमारा हक है, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि आप पहले अपनी मेहनत पूरी करें। माली दा कम पानी पाना ते पर मछना पावे, समझ आई ना वो जो भी शेर है। तो हमारा काम है मेहनत करना। मेहनत जब हम पूरी कर लेंगे फिर उसके बाद हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दो, मेरे लिए बेहतर काम कर दो। तो मैंने भी मेहनत करनी है, आपने भी मेहनत करनी है। समझ आ गई। अब आपकी क्लास है, जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं, जिनका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और सर बाकी जो आप मोशन कह रहे हैं कि एमसीक्यू